पर भी तो पड़ रहे हैं, पेड़ पौधों पर पड़ रहा है, जीवों पर पड़ रहा है, उसी के अनुसार ही फल साग सब्जी फूल जीव जंतु जीवन हर चीज पैदा होती है। इसी जलवायु के अनुसार खाया पिया जाता है, इसी जलवायु को ध्यान में रखते हुए वस्त्र पहने जाते हैं। जैसा हमारा प्राकृतिक परिवेश होता है उसी के अनुसार हमें ढलना पड़ता है। आप अच्छे से जान चुके हैं इस चीज को, समायोजन अनुकूलन मैं पहले भी बता चुका हूं। प्रकृति के निश्चित नियम होते हैं, निश्चित सिद्धांत होते हैं। जो व्यक्ति प्रकृति के निश्चित नियमों और सिद्धांतों को नहीं मानता है दंडित करती है प्रकृति उसे दंड देती है। तो कहने का तात्पर्य क्या हो बेटा कि सूर्य का प्रभाव तो पड़ गया, अब चंद्रमा का प्रभाव कैसे पड़ेगा? चंद्रमा का भी हमारी पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है। जब चंद्रमा घूमते हुए किसके चक्कर काट रहा है? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है। जब ये घूमते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य की जो लाइट है वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती, चंद्रमा की छाया पड़ती है पृथ्वी पर। इसको अपन क्या बोलते हैं इसको? चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती, इसको बोलते हैं ग्रसना। अर्थात चंद्रमा ने किसको ग्रस लिया? पृथ्वी को ग्रस लिया, खा लिया। ठीक है। और जब ये पृथ्वी घूमते हुए चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तो चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, किसको बोलते हैं? चंद्र ग्रहण। आ गई मेरी बात समझ में? तो एक हो गया सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य की किरणें चंद्रमा के कारण पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है, उस स्थिति को अपन बोलते हैं सूर्य ग्रहण। और जब किसके कारण? पृथ्वी के कारण सूर्य की किरणें किस पर नहीं पड़ पाती? चंद्रमा पर नहीं पड़ पाती, उस स्थिति को बोलते हैं चंद्र ग्रहण। तो ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण भी किसके कारण हुए बेटा? किसके कारण हुए? सूर्य और चंद्रमा के कारण हुए। किस पर हुए? पृथ्वी पर हुए। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का मतलब कि अंधकार का छा जाना, अंधेरा हो जाना, दिन में भी अंधेरा हो जाना। तो दिन में भी अंधेरा कर दिया, किसने किया? सूर्य और चंद्रमा ने। किस पर किया? पृथ्वी पर किया। तो मैं यहाँ पर आपको यही बात इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सूर्य ग्रहण क्या होता है और चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो ये सूर्य और चंद्रमा के जो ग्रहीय प्रभाव हैं वो किस पर पड़ते हैं बेटा? पृथ्वी पर पड़ते हैं। आइए आपके समझ में यहाँ तक। अब अपन डायरेक्टली भूगोल के तत्वों पर आ जाते हैं। भूगोल में 5 तत्वों का अध्ययन किया जाता है, तो इनकी डेफिनेशन सुन लीजिए। वैसे तो कोई टफ टॉपिक है नहीं, आपको पहले काफी मैं पढ़ा चुका हूँ, आप पढ़ भी मुझसे चुके हैं, आपकी नोटबुकों में ये सारी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, लेकिन सुनना मुझसे ही है आप, तो आप सुनिए। देखिए बेटा, स्थलमंडल किसे कहते हैं? स्थलमंडल भूमि का वह भाग या पृथ्वी का वह भाग जो जल तल से एकदम ऊंचा उठा हुआ है। पृथ्वी का वह भाग जो जल तल, वाटर लेवल, सी लेवल, समुद्र की सतह से बाहर निकला हुआ है, ऊंचा उठा हुआ है, स्थलमंडल कहलाता है। एक बार दोबारा सुनिए। पृथ्वी या भूमि का वह भाग जो समुद्र की सतह से ऊंचा उठा हुआ है, स्थलमंडल कहलाता है। सामान्यतः स्थलमंडल की मोटाई, किसकी मोटाई बेटा? स्थलमंडल की मोटाई। सामान्यतः स्थलमंडल की मोटाई 80 किलोमीटर आंकी गई। मरुस्थलों में ये 65 किलोमीटर। स्थलमंडल की मोटाई कितनी है बेटा? 18 किलोमीटर, 80 किलोमीटर सामान्य मोटाई है। औसत मोटाई जिसको बोलते हैं वो कितनी है? सामान्य मोटाई 80 किलोमीटर, ये सामान्य मोटाई है पृथ्वी। मरुस्थल में
इसकी मोटाई कितनी है? 65 किलोमीटर, 65 किलोमीटर। और महासागरों में, महासागरों का मतलब महासागर के पहले में पृथ्वी की मोटाई कितनी है? तो वो है 5 से 25 किलोमीटर। इसमें महासागर की तली में। तली कितने किलोमीटर है? 5 से 25 किलोमीटर। तो ये इसकी मोटाई है। दोबारा सुनिए, स्थलमंडल किसे कहते हैं? हम क्यों पढ़ रहे हैं स्थलमंडल को इसमें यार? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने अभी टॉपिक लिया भूगोल का अर्थ, और भूगोल के अर्थ में हमने क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। तो पृथ्वी पर जो जो चीज पाई जाती है उन सब का वर्णन करना ही भूगोल है। तो बेटा पृथ्वी पर तो स्थलमंडल भी पाया जाता है, तो इसका वर्णन भी किया जाएगा, ये भी भूगोल ही है। जलमंडल, जल भी पाया जाता है, इसका भी अध्ययन करना पड़ेगा हमें। वायुमंडल भी पाया जाता है पृथ्वी के चारों ओर, तो इसका अध्ययन भी होगा इसमें। जीवन भी पाया जाता है इस पर, तो इसका अध्ययन भी हमें जैवमंडल के रूप में इसमें करना होगा। यहाँ तक कि सूर्य और चंद्रमा जो पृथ्वी से हजारों करोड़ों किलोमीटर दूर हैं, उन खगोलीय पिंडों तक का भी पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है। उस प्रभाव से भी हम अछूते नहीं हैं। उसी प्रभाव के कारण दिन रात बनते हैं, ऋतुओं का बदलना होता है नहीं होता? पृथ्वी पर ज्वार भाटे आते हैं, आंधी तूफानों की या मौसमी परिघटनाओं की क्षोभ विक्षोभ संबंधी घटना और परिघटनाओं का निर्माण होता है। ये सब इस सूर्य और चंद्रमा की कारण ही होता है। तो इसी के कारण इनका अध्ययन भी किसमें किया जाएगा? भूगोल के तत्वों में किया जाएगा। इसलिए पढ़ रहे हैं हम ये सारी चीजें। तो सुनिए, स्थल मंडल पृथ्वी का वह भाग जो जलतल से एकदम ऊंचा उठा हुआ है, या समुद्र की सतह से ऊंचा उठा हुआ है, स्थलमंडल कहलाता है। सामान्यतः स्थलमंडल की मोटाई 80 किलोमीटर होती है। मरुस्थलों में ये 65 किलोमीटर तक पाई जाती है, और महासागरों की तली में यह 5 से 25 किलोमीटर तक आकी गई है। स्थलमंडल के अंतर्गत भूपर्पटी, भूपर्पटी किसे कहते हैं? भूपर्पटी, भूपटल, धरातल, भूतल, कई पर्यायवाची शब्द इसके लिए यूज किए जाते हैं। किसे कहते हैं? भूपर्पटी। भूतल, भूपटल, धरातल, पृथ्वी तल, ये सब समानार्थी शब्द हैं, इनका एक ही मतलब है। अब वो अर्थ क्या होता है इसका मैं समझा रहा हूं आपको। हमारी पृथ्वी की वह ऊपरी अथवा बाहरी परत जो विभिन्न प्रकार की चट्टानों, शिलाखंडों, शैलकणों, खनिज लवणों और अन्य ठोस पदार्थों से मिलकर बनी है, भूपर्पटी या भूतल या धरातल या पृथ्वी तल भूपटल कहलाता है। तो स्थल मंडल के अंतर्गत भूपटपटी, पर्वत, पठार, मैदान, गढ़, घाटी, कंदरा, भ्रंश, दरारें, मरुस्थल, द्वीप, प्रायद्वीप, विश्वद्वीप, द्वीप समूह, ठीक है। इन सबके साथ साथ विभिन्न प्रकार की मिट्टियां, विभिन्न प्रकार की चट्टानें, विभिन्न प्रकार के खनिज, लवण, क्षार, अम्ल जो भी हमारे इस धरातल पर या धरातल के नीचे पाए जाते हैं, उन सभी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाएगा? स्थल मंडल के अंतर्गत। तो स्थल मंडल का अध्ययन हम किसमें कर रहे हैं? भूगोल के तत्व के रूप में करते हैं। अर्थात भूगोल कोई छोटा विषय नहीं है। इस विश्व में, संपूर्ण विश्व में एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो भूगोल से संबंधित ना हो।
कुछ भी चीज जो आपको चारों तरफ दिखाई दे रही है वो सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाई किस पर जाती है, या तो जल में या थल में या वायु में या जीव जंतुओं में, इनमें ही पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है, चाहे खनिज ले लो, मिट्टी ले लो, चट्टान ले लो, पर्वत पठार ले लो, वनस्पति ले लो, कृषि फसलें ले लो, हर चीज किससे रिलेटेड है बेटा, भूगोल से रिलेटेड है, भूगोल से अंदर संबंधित है। तो स्थलमंडल आपके समझ में आ गया। स्थलमंडल के अंतर्गत किस किस को शामिल किया जाता है, द्वीप, प्रायद्वीप, विश्वद्वीप, द्वीप समूह, पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश, घाटी, गर्त, गार्ज, कैनियन, खड्ड, महाखड्ड, रंध्र, विदर, विभिन्न प्रकार की चट्टानें, विभिन्न प्रकार की मिट्टियां, खनिज, लवण, अम्ल, क्षार, हर पदार्थ का विश्लेषणात्मक अध्ययन किसमें शामिल किया जाता है, स्थलमंडल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो ये था स्थलमंडल। एक बार दोबारा सुन लो, स्थलमंडल को पूछा जाता है, ये भी एक सवाल है, भूगोल का अर्थ व भूगोल के तत्वों को स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर में एक सवाल रख दिया लघुतात्मक 30 शब्द का बना करके। तो भूगोल का अर्थ तो आपको एक लाइन में बताना है, भूगोल में भूगोल के तत्वों में ये 5 नाम। अगर इसी को ही वो बड़ा है 3 नंबर में करके देता है तो आपको अर्थ भी बड़ा लिखना है, जो मैंने पहले लिख के बताया था, और तत्व भी नाम लिखकर उनका प्रत्येक का 2-3 लाइन वर्णन करना पड़ेगा। जो मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही उसमें आपको लिखते जाना। कैसे लिखते जाना बेटा, देखिए ठीक है। स्थलमंडल पृथ्वी का वह भाग जो जल तल से ऊंचा उठा है स्थलमंडल कहलाता है। सामान्यतः स्थलमंडल की मोटाई 80 किलोमीटर तक मानी जाती है। मरुस्थलों में यह 65 किलोमीटर तक पाई जाती है या आती गई है, जो कि महासागरीय तली में या महासागरीय मित्तल में मैदे में ये 5 से 25 किलोमीटर तक पाई जाती है। इस सामान्यतः स्थलमंडल के अंतर्गत भूपटल यानी कि धरातल, द्वीप, प्रायद्वीप, विश्वद्वीप, द्वीप समूह, पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश, घाटी, गर्त, गार्ज, कैनियन, खड्ड, महाखड्ड, चट्टानें, शिलाएं, शैल या चट्टान, मृदा या मिट्टियां, खनिज, अम्ल, लवण, क्षार आदि का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। एक इसमें लिखना है बच्चों आपको, स्थलमंडल कब लिखना है, जब आपसे सवाल क्या पूछा जाए, भूगोल के तत्वों का वर्णन कीजिए, तब लिखना। इज दैट क्लियर? आगे सुनिए, अगला टॉपिक है अपने जलमंडल। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, स्थलमंडल। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, जलमंडल। क्योंकि दूसरा एलिमेंट कौन सा है भूगोल का, जलमंडल। जलमंडल किसे कहते हैं, क्या होता है, हमारी पृथ्वी के 70.87% भाग पर, वास्तव में आप सब जानते हैं, एक्चुअल में हमारी पृथ्वी के ऊपर कितना जल पाया जाता है, 70.87, जिसको हम समथिंग या अबाउट कितना बोलते हैं, 71% के। तो 71% नहीं है पूरा, 70.87% वास्तविक जल है, जिसको हम लगभग 71% बोल सकते हैं। तो हमारी पृथ्वी के 70.87% भाग पर विभिन्न प्रकार की जलराशि विशिष्ट गुणों और लक्षणों से युक्त जल के समूह को जलराशि कहा जाता है। याद रखना, कोई भी ऐसा जल जिसमें कोई विशेष गुण पाया जाता है, विशेषता पाई जाती है, विशेष लक्षण पाया जाता है, उस जल के समूह को, ग्रुप को क्या कहेंगे, जल राशि। तो सुनिए जलमंडल की डेफिनेशन। हमारी पृथ्वी के 70.87% भाग पर विभिन्न प्रकार की जलराशियां, जैसे अम्लीय जलराशि, लवणीय जलराशि, क्षारीय जलराशि, गंधकीय जलराशि, तेलीय जलराशि और शुद्ध वर्षा
जल राशि यानी कि मीठा जल, बरसात का पानी जिसको अपन पालर पानी भी बोलते हैं, इकट्ठा करते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहाँ पानी का अभाव या जलाभाव की स्थिति पाई जाती है उन क्षेत्रों में, जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान में, वेस्टर्न इंडिया में, वहाँ गुजरात है, पंजाब का कुछ पश्चिमी भाग है, राजस्थान का पश्चिमी पार्ट है, यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, 5 से 25 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है, इसलिए जल की किल्लत पूरे साल भर बनी रहती है, सूखे की चपेट में रहता है ये क्षेत्र पूरे साल भर। तो ऐसे क्षेत्रों में जल को, कौन से जल को, वर्षा के जल को समेट कर या एकत्र करके रखा जाता है, वहां इसे पालर पानी के नाम से जाना जाता है। आ गई समझ में आपकी? तो कौन कौन सी जल राशियों को जलमंडल में शामिल किया जाता है? लवणीय जल राशि, अम्लीय जल राशि, क्षारीय जल राशि, गंधकीय जल राशि और तेलीय जल राशि। इन सभी जल राशियों के समूह को जलमंडल कहते हैं। एक बार लास्ट और ढंग से, हमारी पृथ्वी के 70.87% भाग पर विभिन्न प्रकार की जल राशियां जैसे अम्लीय, लवणीय, क्षारीय, गंधकीय, तेलीय और शुद्ध वर्षा जल राशि आदि पाई जाती हैं। आदि जल राशियां पाई जाती हैं। इन विभिन्न प्रकार की जल राशियों के समूह को जलमंडल कहते हैं। सामान्यतः जलमंडल के अंतर्गत जल की गतियां, जल की गतियां, अब जल की गतियां कौन कौन सी हैं? जल के रूप वो कौन कौन से हैं? ठीक है, इनका अध्ययन किया जाता है। अब जल की गतियों में मैं बता देता हूं आपको, जल किन किन रूपों में गति करता है, किन किन माध्यम से गति करता है। तो लहर के रूप में, तरंग के रूप में, तो तरंग लहर या तरंग के रूप में पहला, दूसरा धारा के रूप में और तीसरा ज्वार भाटे के रूप। समझ में आ गया आपके? सुनिए दोबारा। तो जल की गतियों में लहर या तरंग, दूसरा धारा और तीसरा ज्वार भाटा, इसका अध्ययन किया जाता है। फिर जल के रूप, जल के रूप तो जल 3 फॉर्म में पाया जाता है, 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड, ठोस, एरी, गैसीय और लिक्विड, तरल। समझ में आया आपकी? तरल, ठोस और गैस रूप में जहां पर भी पृथ्वी पर जल पाया जाता है, उस जल का अध्ययन भी किसमें किया जाएगा? जलमंडल में। जल की गतियों में जहां जहां लहर और धाराएं और ज्वार भाटे हैं, उनका अध्ययन भी किसमें किया जाएगा? जलमंडल में। अब यहीं तक हम सीमित नहीं है, जल में तापमान भी पाया जाता है। किसी महासागर का या किसी कुएं, झरने, नदी का पानी गर्म होता है, किसी का ठंडा होता है। तो तापमान का अध्ययन, महासागरीय जल के तापमान का अध्ययन भी किसमें किया जाता है? जलमंडल में। इसके अलावा किसी का जल खारा होता है, किसी के जल मीठा होता है। तो खारा किसके कारण होता है? लवणों के कारण। इट मीन्स महासागरीय जल की लवणता, इसका अध्ययन भी किसमें किया जाएगा? जलमंडल में। महासागरों में जैसे पृथ्वी पर खनिज पाए जाते हैं, उसी तरह महासागरों के पहले पेट्रोलियम भी पाया जाता है, कोयले के भंडार भी हैं, लोहे के, मैग्नीज के, कॉपर के, हीरा, मोती, मूंगा, माणक, नीलम, पारस, पन्ना, ग्रेफाइट, टोलरिन, टोपाज, विभिन्न प्रकार के जो सॉलिड फॉर्म के पत्थर हैं, स्टोन हैं, वो भी किसमें पाए जाते हैं बच्चों? महासागरों में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि महासागरों में काई, लिचेन, माछ, शैवाल, फंगस और सूक्ष्म एक कोशीय जीव से लेकर ब्लू व्हेल जैसी और शार्क जैसी विशालकाय मछलियां भी किसमें पाई जाती हैं? महासागरों में पाई जाती हैं। इसको, इन सभी पदार्थों को अपन बोलते हैं महासागरीय संसाधन। क्या बोलेंगे? महासागरीय संसाधन। तो इन महासागरीय संसाधनों का अध्ययन भी किसमें किया जाता है बेटा? जलमंडल में।
दो तत्व हो गए बेटा आपके, स्थलमंडल और जलमंडल। अब उससे हम आगे बात करते हैं तीसरे की, वायुमंडल। कौन सा बेटा? वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? अभी आपके सामने यहाँ अर्थ का एक मॉडल बना हुआ है, इसके चारों ओर एक ये इस तरीके की संरचना बनी हुई है, ठीक है। यही क्या है? ये वायुमंडल। गैसें, धूल के कण है, सूक्ष्म जीव है, खनिज है, लवण है, जल कण है, जलवाष्प है। ये सारी चीजें ही किसके चारों ओर पाई जाती है बेटा? पृथ्वी के चारों ओर पाई जाती है। इन सभी चीजों के समूह को हम क्या कहेंगे? वायुमंडल। तो ऐसे तो चलेगा नहीं, समझ में तो आ गया, लेकिन लिखना भी तो है ना हमें पेपर में। तो कैसे लिखेंगे? हमारी पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न प्रकार की गैसें, जलवाष्प, धूल के कण, वनस्पति अंश, सूक्ष्म जीव, खनिज, लवण एवं अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। दोबारा सुनो, हमारी पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न प्रकार की गैसें, धूल के कण, जल वाष्प, खनिज लवण, सूक्ष्म जीव और अन्य पदार्थ पाए जाते हैं, जो संपूर्ण पृथ्वी को चारों ओर से, संपूर्ण पृथ्वी का मतलब पूरी पृथ्वी को चारों ओर से एक चादर अथवा कंबल के रूप में घेरे हुए हैं या लपेटे हुए हैं। गैसों तथा इन पदार्थों के इसी आवरण को, इस मोटे से आवरण को, जो गैसों से, धूल के कणों से, वनस्पति अंशों से, सैल कणों से, खनिज लवणों से, सूक्ष्म जीवों से, जलवाष्प से और भी अन्य पदार्थ हो सकते हैं उसमें कुछ भी, उन सब से मिलकर बना है यही मोटा आवरण जो पृथ्वी के चारों ओर पाया जाता है। इसको क्या कहेंगे हम? वायुमंडल। एक बार और सुन लो, तीसरी बार। वायुमंडल किसे कहते हैं? क्या होता है वायुमंडल? हमारी पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न प्रकार की गैसें, धूल के कण, वनस्पति अंश, सूक्ष्म जीव, खनिज लवण, जलवाष्प और अन्य ठोस पदार्थ पाए जाते हैं, जो कि संपूर्ण भूमंडल को या संपूर्ण धरा को, संपूर्ण पृथ्वी को चारों ओर से एक चादर अथवा कंबल के रूप में लपेटे हुए हैं अथवा घेरे हुए हैं। गैसों तथा इन पदार्थों के इसी आवरण को वायुमंडल कहते हैं। तो ये वायुमंडल की डेफिनेशन हो गई, लेकिन हमें तो अभी और चीजें इसमें और लिखना है। ये तो बड़ा क्वेश्चन है, मान लीजिए, तो इतने से तो काम चलेगा नहीं। तो इसमें 2-3 लाइन आपको और भी ऐड करनी है। तो वायुमंडल के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? वायुमंडल के अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल का संगठन। संगठन मीन्स कि किन किन तत्वों से, किन किन घटकों से, किन किन चीजों से वायुमंडल बना है। तो वायुमंडल में धूल के कण पाए जाते हैं, आपको पता है। जब हम सांस लेते हैं तो अपने नाक में भी जमते हैं, उनको फेफड़ों में भी जाते हैं, धूल के कण पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं, छोटे मोटे कीट पतंगे उड़ते तो देखे होंगे आपने, और बारीक नहीं देखे, ठीक है। इसके अलावा वनस्पति अंश, जैसे कि फूल, पत्तियां, जब हवा चलती है तो ये झड़झड़ करके वायु में उड़ते रहते हैं। फूलों के पराग, ठीक है। ये सारी चीजें बेटा किसमें? वायुमंडल में पाई जाती है। तो ये हो गए वनस्पति अंश, सूक्ष्म जीव, वनस्पति अंश। यहाँ तक कि नमी भी, मॉइस्चराइजर जिसको अपन बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं, आर्द्रता, जलवाष्प, नमी, कुछ भी आप बोल लो, ये चीजें भी किसमें पाई जाती हैं? वायुमंडल में पाई जाती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें मिल करके किसका निर्माण करती हैं? वायुमंडल का निर्माण करती हैं। इसलिए इनको बोलते हैं वायुमंडल के संगठक तत्व। क्या बोलेंगे? वायुमंडल के संगठक तत्व। तो वायुमंडल के अंतर्गत वायुमंडल की संरचना का ही अध्ययन नहीं किया जाता, वायुमंडल के संगठक तत्वों का, इट मीन्स संगठन का, उसकी संरचना का। संरचना मीन्स बनावट, कि वो किस तरीके से बना है। तो हमारा वायुमंडल 6 परतों में विभक्त है,
कितने पार्ट्स में, कितने लेयर्स में डिवाइडेड किया गया इसे? 6 लेयर्स में या 6 परतों में, 6 मंडलों में हमारे वायुमंडल को बांटा गया है। जैसे कि क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये हो गई इसकी संरचना। तो वायुमंडल में या वायुमंडल के अंतर्गत वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल की संरचना, इसके अलावा क्षोभ विक्षोभ संबंधी घटनाएं, क्षोभ विक्षोभ संबंधी घटनाएं जैसे बादलों का बनना, बिजली का चमकना, बिजली का गिरना, बादलों का कड़कना, गरजना, वर्षा का होना, आंधी तूफान का आना, ओलावृष्टि, करकापात, चक्रवाती वृष्टि, विभिन्न प्रकार के तूफान, ये सब घटनाएं और परिघटनाएं क्या कहलाती हैं बच्चों? ये कहलाती हैं क्षोभ विक्षोभ संबंधी घटनाएं, मौसम संबंधी घटनाएं। तो इन घटनाओं का अध्ययन भी किसमें आएगा? वायुमंडल। इसके अलावा पृथ्वी का ऊष्मा बजट, ठीक है, उसका अध्ययन भी आएगा, ठीक है। वर्षा के प्रकार, ओस के प्रकार, बादलों के प्रकार, इनका अध्ययन भी किसमें आएगा? इसी में आएगा। वायुमंडलीय तापमान का अध्ययन, वो भी इसमें आएगा। वायुमंडलीय दबाव का अध्ययन, वो भी इसमें आएगा। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत पढ़ी जाती हैं? वायुमंडल के अंतर्गत। समझ में आ गया? अब अगला टॉपिक है बेटा जैवमंडल। जैवमंडल किसे कहते हैं, क्या होता है? तो अभी आपने यहाँ समझ लिया इसको अच्छे से। हमारी पृथ्वी पर मोस्टली ये 3 मंडल दिखाई दे रहे हैं मोटे रूप में, स्थल मंडल, जल मंडल और वायु मंडल। इन तीनों मंडलों के मिलने से ही पृथ्वी पर जीवन का प्रादुर्भाव होता है। तो जहां जीव पाए जाते हैं, तो जीव तो जल में पाए जाते हैं, तो इसका मतलब वो सिर्फ जल में ही है बच्चों, वो जल में तो है, लेकिन जल भी किस पर टिका हुआ है? स्थल पर टिका हुआ है। तो उनका संबंध किससे हो गया? स्थल से भी हो गया। और जल में ऑक्सीजन भी घुली हुई होती है। ऑक्सीजन वायुमंडल में भी पाई जाती है और जल में भी पाई जाती है। तो कहने का मतलब वायुमंडल से भी उसका संबंध हो गया। तो जीवन चाहे देखने में हमें जल में दिखाई दे रहा हो, लेकिन उस जीवन की पहुंच तीनों मंडलों में। आ गया समझ में आपके? तो हर मंडल में, जल मंडल में भी जीव हो सकते हैं, स्थल मंडल में भी जीव हो सकते हैं और वायुमंडल में भी जीव हो सकते हैं। या फिर ये तीनों के तीनों एलिमेंट या तीनों के तीनों मेजर जो एलिमेंट है, घटक है, मुख्य घटक, जहां पर भी आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, वहीं पर जीव की या जीवन की उत्पत्ति हो जाती है। और जहां जीवन पाया जाता है उस एरिया को, उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम? उसे बोलेंगे जैव मंडल। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? हमारी पृथ्वी के क्रम से तीनों परिमंडल, पृथ्वी के क्रम से तीनों परिमंडलों यथा मीन्स जैसे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और वायुमंडल, इन तीनों मंडलों के मिलन क्षेत्र अथवा संपर्क बिंदु को जैवमंडल कहते हैं, जहां विभिन्न प्रकार के पादपों और जीवों की उत्पत्ति होती है, अर्थात जहां जीवन पाया जाता है। एक बार दोबारा सुन लीजिए, जैवमंडल किसे कहते हैं? बायोस्फीयर, ठीक है। पृथ्वी के क्रम से तीनों परिमंडलों यथा स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल के मिलन क्षेत्र या संपर्क बिंदु को जैवमंडल कहते हैं। जहाँ ये तीनों मिलते हैं, तो तीनों कहाँ मिल रहे हैं? इस क्षेत्र में मिल रहे हैं, इसमें। इस मिलन क्षेत्र को हम क्या बोल रहे हैं? जैवमंडल। क्यों? क्योंकि यहीं पर ही जीव पाए जाते हैं, जीवन पाया जाता है। जीवन को पनपने के लिए वायु भी चाहिए, स्थल भी चाहिए और जल भी चाहिए। तो जहाँ ये तीनों चीजें मिल जाएंगी, वहीं पर जीवन पैदा हो जाएगा। तो यही तो डेफिनेशन है, और डेफिनेशन है ही नहीं कुछ भी। पृथ्वी के क्रम से तीनों परिमंडलों जैसे स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के मिलन क्षेत्र या संपर्क बिंदु को क्या कहेंगे? जैवमंडल, जहां विभिन्न प्रकार का जीवन पाया जाता है। तो ये चारों हो गए आपके स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल। और अभी मैंने आपको सबसे
पहले ये समझा ही दिया था, सूर्य चंद्रमा के ग्रहीय प्रभाव। तो बच्चों ये था आपका भूगोल का अर्थ और भूगोल के तत्व। अब ध्यान से मेरी बात सुनना और समझने का प्रयास करना। ये फर्स्ट लेसन 12वीं क्लास फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट लेसन था। पाठ का नाम है मानव भूगोल विषय क्षेत्र एवं प्रकृति और पहली वीडियो डाली है मैंने। इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से गौर से सुनना और समझने की कोशिश करना। यदि सुनने और देखने के बाद में फिर भी कोई समस्या हो, समझ में नहीं आए, तो पर्सनली आप मुझसे मेरे फ़ोन पर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं या जय सर, रवि सर, संस्था प्रधान जो भी अपने हैं टच में, उनसे मेरा नंबर लेकर के वार्तालाप करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि जो भी मैंने पीडीएफ फाइल भेजी है आपको, पीडीएफ फाइल का मतलब होता है नोट्स, पहले लेसन के दूसरे लेसन के मैं भेज चुका हूँ पहले। ठीक है, वीडियो मैंने भेजी नहीं थी, वीडियो आज पहले भेजूंगा। जो नोट्स आपके पास में, उन नोट्सों को आपके पास चाहे फोटोकॉपी रखे हुए हों ऑलरेडी, किसी बहन के या भाई के आपने ले लिए हों पुराने वाले, मुझे उन चीज़ों से कुछ मतलब नहीं। मुझे एक रजिस्टर देखना है आप सब बच्चों के पास में भूगोल का, और जो भी मैंने पीडीएफ फाइल में काम लिखवा रखा है, नोट्स दे रखे हैं, वो सबको प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक लेसन के अनुसार अपने नोट्स खुद की हैंडराइटिंग में तैयार करने हैं और मुझसे चेक करवाने हैं। जो बच्चा काम नहीं करेगा मैं स्कूल में रिपोर्ट करूंगा और स्कूल वाले जो सर हैं वो आपके घर पहुंचकर अपने मम्मी पापा से, आपके मम्मी पापा से बातचीत करेंगे कि बच्चा ये पोजीशन है। तो मेरी इन दोनों बातों का तो याद रखना ही रखना है, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि जो पढ़ाया गया है या जो भी नोट्स में आपको दे रखा है उसका टेस्ट भी होगा ऑनलाइन। तो टेस्ट की तैयारी के लिए आप हमेशा पढ़ लिख करके तैयार रहें, कभी भी डेट फिक्स करके आपका टेस्ट लिया जा सकता है। आप ये ना समझें कि हमारी स्कूल वैसे नहीं चल रही है प्रॉपर तरीके से, ऑनलाइन में भी सारे वही रूल्स फॉलो किए जाएंगे जो अपन ऑफलाइन में यूज करते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आगे की बातें जो हैं अगले वीडियो में या अगले टॉपिक में करेंगे। थैंक यू सर।